वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द कोड प्रैक्टिस इंट्रोडक्टरी सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कोड प्रैक्टिस का जो कुछ भी सिविल बैच है या फिर क्रिमिनल बैच है, उसमें हम किन चीज़ों को सीखते हैं और उन चीज़ों से किसी एडवोकेट को या फिर लॉ स्टूडेंट को किस तरीके का फ़ायदा हो सकता है। इन शॉर्ट कोड प्रैक्टिस का जो ऑनलाइन बैच है उसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो सिखाने की कोशिश करते हैं स्टोरी मैनर में। इसमें हम आपको जो कुछ भी बेसिक चीज़ें किसी एडवोकेट को पता होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी सिलेबस हम भूल चुके होंगे या फिर हमारे कॉलेज लेवल पे कवर नहीं किया गया होगा, चाहे वो 3 इयर्स का कोर्स हो चाहे वो 5 इयर्स की लॉ की डिग्री हो, इन सारे तथ्यों को हम जब भी किसी पर्सन कोड प्रैक्टिस के लिए जाता है उन सारी चीज़ों को हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो codepractice.com क्या है, तो codepractice.com के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो codepractice.com एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको ऑनलाइन तरीके से सिविल क्रिमिनल और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें किसी यंग एडवोकेट को या फिर फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को पता होनी चाहिए वो हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने घर पे बैठ के ही ऑनलाइन तरीके से ये सारे चीज़ों को तथ्यों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो समझ के लीजिएगा, एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट आपके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि किस तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्या सीखना है हमने, कोड प्रैक्टिस क्या होती है, उसके स्टेजेस कौन से होते हैं, सिविल केस कैसी होती है, क्रिमिनल केस कैसी होती है, सिविल केस के स्टेजेस क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस के स्टेजेस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट की हैंडलिंग की जानी चाहिए, कौन से पॉइंट मुझे पता होने चाहिए क्लाइंट के रिलेटेड, ये सारे पार्ट हो सकते हैं, या फिर कौन से प्रॉपर कोर्ट में जाकर मुझे केस फाइल करनी है, किस तरीके से जुरिस्डिक्शन फाइंड आउट करना होता है, कौन से स्टेप की सीक्वेंस कैसे हो सकती है, ये सारा पार्ट हो सकता है। इंजंक्शन एप्लीकेशन क्या होता है, इंटर प्लीडर सूट क्या हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती है। इसके अलावा इन बिटवीन सिचुएशन कोई पार्टी की डेथ हो जाती है तो कैसे उसके लीगल हेयर को लेकर आया जाता है, ऑर्डर में फ़र्क क्या हो सकता है, जुरिस्डिक्शन में फ़र्क क्या हो सकता है, ठीक है, डिक्री क्या हो सकती है, जजमेंट क्या हो सकता है, एडजमेंट क्या होता है, पेमेंट इनटू कोर्ट क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कोर्ट रिसीवर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर इंसॉल्वेंसी वगैरह क्या हो सकता है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर सिविल केस हो तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या हो सकता है, क्रिमिनल केस हो तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन में ट्रायल कैसे स्टार्ट हो सकती है, किस तरीके के ट्रायल होती है, समन ट्रायल होता है, समरी ट्रायल होता है, वारंट ट्रायल हो सकता है, ये सारे पार्ट होते हैं। इसके अलावा समझ के लीजिए चार्जशीट क्या हो सकती है, एफआईआर क्या होता है, बेल क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, इन सारे तथ्यों को हमें एज अ एडवोकेट पता होने चाहिए। और यही सारे जो क्वेश्चन होते हैं किसी यंग एडवोकेट के सामने बर्निंग क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा किस तरीके से केस को लेकर जाना चाहिए, प्लेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कितनी कॉपीज होनी चाहिए उसकी, है ना, या फिर कोर्ट फीस क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ सूट क्या हो सकता है, ये सारा पार्ट भी हो सकता है उसमें। इसके अलावा फिर हमारे लिए आगे आ जाएंगे पॉइंट जिसे हम कहते हैं कौन से कोर्ट में जाके किस तरीके से प्रॉपरली सूट को फाइल किया जाता है, उसके लिए कौन से ऑर्डर आने चाहिए, कौन से रूल्स आने चाहिए, ये सारे पार्ट एज ए एडवोकेट हमें पता होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम होती है वो हमें अलाउ नहीं करती है, क्योंकि 3 इयर्स का कोर्स क्यों ना हो या फिर 5 इयर्स का कोर्स क्यों ना हो, इसमें जो कुछ भी एजुकेशन हम लेते हैं और जब हम क्लियर हो जाते हैं एग्ज़ाम, तब हम जब मार्केट में निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना हमें प्रॉपरली कोर्ट को ढूंढना पता है कि कौन से कोर्ट में मैटर जाएगा, या फिर हमें ये पता है कि किस तरीके से स्टेजेस चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने की कोशिश या फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ के लीजिए अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेना तो समझ के लीजिए आप कोई जेंटलमैन हो, ठीक है, जिन्होंने लॉ डिग्री कंप्लीट की होगी, या फिर आप कोई लेडी हो स्मार्ट सी जिन्होंने लॉ डिग्री कंप्लीट की होगी। और क्या होता है अचानक से, जब भी आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है
उस टाइम पे आप एक कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी होगी, चाहे फेसबुक पर कर दी होगी, इंस्टाग्राम पर कर दी होगी, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए होगे आपने नहीं, या फिर आपके रिश्तेदारों में भाई ने, बहन ने, किसी ना किसी को तो खुशी होती है, ठीक है, एक ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है ना, समझ के लीजिए आपके सामने एक क्लाइंट आ रहा है, आपका दोस्त हो, उसने आपकी पोस्ट देखी होगी कि हाँ चलो मेरे दोस्त की लॉ डिग्री हो गई है तो मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ। इन जनरल क्राइटेरिया होता है ये कि जब भी आपकी लॉ डिग्री होती है किसी को पता चलता है तो वो इन जनरल आता ही आपके सामने कि भाई आपके पहचान का बंदा है, उसके पहचान के आप हो तो फीस कम हो जाएगी, या फिर आप अच्छे से हेल्प कर पाओगे, अच्छे से गाइड कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि आप उसे गलत सलाह दोगे, ऐसे तो नहीं होगा। इस वजह से जब भी आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है ना कोई पर्सन आपके सामने आ ही जाता है जो आपसे हेल्प लेने के लिए आता है। लेकिन क्या होता है, एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, एज अ न्यू यंग एडवोकेट, क्या होता है आपके सामने, आपने एलएलबी कंप्लीट की होगी, आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर की होगी, उससे पहले आपको सनद मिली होगी, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाता है, और आपने कभी ना कभी कोई इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर ली होगी 1-2 महीने के लिए, चाहे कॉलेज में रहते हो या फिर डिग्री के बाद हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि आप किसी भी क्लाइंट को हैंडल कर पाओगे। समझ के लीजिए ये पर्सन है आपके सामने आ रहा है कोई एक इन बिटवीन केस लेकर। इन बिटवीन का मतलब क्या होता है, कोई आधी अधूरी सी केस चल रही है और वो आपके सामने लेकर आता है। एक क्वेश्चन पूछा है आपने कि ये जो केस है ये सेटलमेंट ऑफ इशू के स्टेज पर है, तो क्या आप मेरी केस ले पाओगे? यही भी हमारी बत्ती गुल हो जाती है। वाई इट इज सो? क्यों बत्ती गुल हो रही है हमारी? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों उसने सवाल पूछा है सेटलमेंट ऑफ इशू के स्टेज पर मैटर है, आप मेरी केस ले पाओगे? क्यों हो रहा है ऐसा? तो इशू ये है कि जो भी कोई स्टेजेस है जो सिविल केस में चल रहे होंगे, या फिर जो भी कोई स्टेजेस है क्रिमिनल केसेस में चल रहे होंगे, इसके बारे में हमें सिक्वेंसली मैनर में कभी भी पढ़ाया जाता नहीं है। और आप इंटर्नशिप भी कर लोगे तभी भी आपके सामने ये जो सारे पॉइंट होते हैं वो अच्छे से नहीं सिखाए जाते। क्यों? बहुत सारे सवाल होते हैं उसके सामने। तो ये जो सिचुएशन होते हैं ना, कोई क्लाइंट आया आपके सामने, उसने सवाल पूछा है एक सेटलमेंट ऑफ इशू के बारे में, समझ के लिए क्रिमिनल वाला पॉइंट हो, उसने पूछा है ये जो केस है इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इसमें हो रहा है अभी फाइनलाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो डू यू थिंक कि आप इमेजिन कर पाओगे उस सिचुएशन में कि भविष्य में क्या हो सकता है या फिर पीछे क्या हो चुका है? क्या आप इमेजिन कर पाओगे कि सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद कौन से स्टेजेस है? क्या उसके बाद एक विटनेसेस को समन किया जाएगा, या फिर उसके बाद में आर्गुमेंट हो सकता है, एविडेंस की स्टेज हो सकती है, उसके बाद में जजमेंट हो सकता है, डिग्री हो सकती है, एग्जीक्यूशन हो सकता है। ये आप इमेजिन कर सकते हो? या फिर आप ये इमेजिन कर सकते हो सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो चुका होगा, उससे पहले यहाँ पर हो चुका होगा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, उससे पहले हो चुका होगा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल, उससे पहले हो चुका होगा आपका जो कुछ भी सूट है उसको फाइल कर दिया चुका होगा, उससे पहले काउंटर क्लेम का पॉइंट हो चुका होगा, उससे पहले सेट ऑफ का पॉइंट हो चुका होगा, उससे पहले एक्स पार्टी डिग्री का पॉइंट भी हो सकता है, उससे पहले कोई इंजंक्शन सूट वाला पॉइंट भी हो सकता है। ये आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। वाई इट इज सो? क्योंकि ये जो सारे पार्ट है ना हमें एक सीक्वेंस में पता ही नहीं होते हैं। क्यों पता नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस तरीके से सोचने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये सारे पॉइंट होते हैं। तो चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, समझ के लीजिए कोई क्लाइंट आ रहा है आपके पास पूछने के लिए कि मुझे बेल एप्लीकेशन फाइल करना है अर्जेंट में, और आपको पता ही नहीं है कौन से कोर्ट में जाकर आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करना है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कौन से कोर्ट में जाना है आपको पता ही नहीं है। तो हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द सेम? कैसे आप कर पाओगे इन सारे सिचुएशन को हैंडल? है ना, ये तो सवाल निकलना ही आपके सामने है। अगर ये सवाल आपके सामने है, आप उस सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, तो आपको पता है इंडियन सिनेरियो कैसा होता है। अगर ये बंदा आपके सामने नए से आ रहा है और आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो जाएगा 2-4 लोगों को और बताएगा कि भाई इस बंदे को कुछ आता ही नहीं है, ये बस नाम की लॉ डिग्री लेकर रखी है इसने, बस वो स्टेटस लगा दिया था और इसे तो कुछ आता ही नहीं। मैं गया था इसके पास, मुझे लगा इसे कुछ आता होगा, लेकिन इसे तो कुछ आता ही नहीं है। और हम तो उसके सामने कॉल कर नहीं पाएंगे ना कि
उसके साथ वो आ रहा है आपके सामने और आप कॉल करो सीनियर को कि सर ये केस आई है, मैं ले सकता हूँ इस केस को। या फिर किसी दोस्त को कॉल कर दिए, भाई सुनिए एक केस आई है, इनका कहना है कि ये सेटलमेंट ऑफ इशू की केस है, तो क्या हम ले लें इस केस को? ऐसे तो नहीं पूछ सकते हम, क्योंकि आपका इंप्रेशन वहाँ पे डाउन जा रहा है। अगर एक बार इंप्रेशन डाउन हो गया तो कुछ बचता नहीं है पीछे, है ना। तो ये जो सारे सवाल होते हैं ना, ये सारे सवाल सबके सामने आते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर? तो इनका सॉल्यूशन अगर हम देखने की कोशिश करें तो आसानी सी बात हो सकती है। या तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है किसी एक अच्छे सीनियर को चुन लो, वो आपको सिखा देगा अच्छे से सारी चीज़ें। कोई अच्छा सा बिग लॉ फर्म चुन लो, वो अच्छे से सिखा देगा आपको सारी चीज़ें। या फिर सेल्फ स्टडी कर लो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 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 इतने जो सॉल्यूशन है, गुड सीनियर, बिग लॉ फर्म, सेल्फ स्टडी, ये इतने आसान है? आपको लगता है ये इतने आसान है सारी चीजें? अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज के घड़ी में कोई भी ऐसा अच्छा सीनियर आपको नहीं मिल पाएगा। लाखों में से 1% चांस हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छे लोग होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बाज दफा सीनियर के पास टाइम नहीं होता है, बाज दफा आपके पास टाइम नहीं होता है, बाज दफा आप सभी सीनियर को समझ के लीजिए, आपने ज्वाइन किया होगा सीनियर को आज के डेट में, समझो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आपने केस स्टार्ट किया होगा, तो उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे केस आगे बढ़ता है हमें तो पता ही है, सालों लग जाता है केस आगे बढ़ने में। 1 तारीख को आपने ज्वाइन किया है, समझ के लीजिए सिविल केस है, आपने सामने वाले पार्टी को क्लाइंट हैंडलिंग किया है और उसके बाद में उनके अपोनेंट जो कुछ भी पार्टी है उसको आपने समन भेज दिया होगा या फिर लीगल नोटिस भेज दिया होगा। तो लीगल नोटिस का जवाब आने में ही आपको 1-2 महीने लग जाएंगे, वहां से जवाब आएगा, फिर उसका जवाब आप देखोगे, ठीक है। उस जवाब को देखने के बाद फिर आप सोचोगे किस तरीके से केस को लेकर जाना चाहिए, फिर उस केस को लेकर जाने के लिए आपको कोर्ट चुनना होगा, फिर ड्राफ्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन का करना होगा, फिर कोर्ट में जाकर आपको सूट को इंस्टीट्यूट करना होगा। तब तक तो आ जाएंगे आपके अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगा। फिर एक दफ़ा आपने अप्रैल मई में केस को दर्ज किया, इंस्टीट्यूट किया, तो फिर उसको बोर्ड तक आते आते आने में जून लग जाएगा, जुलाई लग जाएगा। फिर केस स्टार्ट होगा जून जुलाई में, फिर फर्स्ट डेट आएगी अगस्त सितंबर में। उसके बाद में सामने वाले पार्टी को चांस मिलेगा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, वो तब तक आ जाएगा अक्टूबर नवंबर। उसके बाद में फिर से 1-2 डेट पड़ेंगे, तो ऐसा तो 1 साल खत्म हो जाएगा आपका। दिसंबर तो कभी लग ही नहीं रहा है, मतलब एक केस के कुछ स्टेजेस को सीखने के लिए आपको 1 साल लग रहा है। तो डू यू थिंक एक सीनियर के पास आपको इतने जल्दी सीखने को मिलेगी सारी चीजें? नहीं मिल सकती है। और एक क्या बात होती है, आपने समझ के लीजिए पहले दिन सीनियर को सवाल पूछा है कि सर मुझे ना केस फाइल करने, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? सर ने बोल दिया आपको हाँ ये डॉक्यूमेंट होते हैं। दूसरे दिन फिर से सवाल पूछा है कोर्ट में जाने के बाद, सर कोर्ट फीस क्या होती है? तीसरे दिन पूछ ले वैल्यूएशन ऑफ सूट क्या होता है, फिर पूछ ले इश्यू ऑफ समन क्या होता है, फिर पूछ ले सर्विस ऑफ समन क्या होता है, फिर पूछ लें आपने भाई एक्सपार्ट डिग्री किस तरीके से की जाती है, फिर पूछ लें आपने विटनेसेस को किस तरीके से बुलाया जाता है, फिर पूछ लें जुरिस्डिक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, जुरिस्डिक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर आपने पूछ लें कोई अलग सा सवाल। तो ये जो सारे पॉइंट होते हैं ना, ये आप हर दिन पूछ रहे रहोगे तो लेकिन आप बोर हो जाते हो। वाइट इशू क्योंकि आपको लगने लगता है कि एज अ लॉ डिग्री करने के बाद भी मुझे इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं है। और एक पर्सन जो उस सीनियर के पास काम कर रहा है, उसके पास लॉ डिग्री भी नहीं है, वो एज अ क्लर्क काम कर रहा है, उसे मुझसे ज़्यादा पता है। तो एक वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनने लगता है आपके दिमाग में कि मुझे पता नहीं है, इन सबको पता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारे क्वेश्चन पूछने की जो आदत होती है ना, वो ओवरकम हो जाती है, मतलब हम पूछते ही नहीं है बात दफा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका इम्प्रेशन है वो डाउन हो रहा है। तो इन चक्करों में क्या होता है, हम भूल रखते हैं चीज़ों को। और 5 दफ़ा ये भी होता है, अगर आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो तो सीनियर के पीछे बैग उठाने से लेकर सब काम करने होते हैं आपको। आज के दिन उठ गए आप, अच्छा सा काला वाला कोट पहन लिया, लॉ डिग्री हो गई तो आपको लगता है बहुत बड़े हो गए। काला कोट पहन लिया तो लगता है कि भाई मैं हीरो बन चुका हूँ अभी। शूज़ को पॉलिश कर लिया तो आप हवा में उड़ने लगते हो। तो इस तरीके से आप ऑफिस में आते हो, सीनियर का बैग उठाते हो, उनके पीछे पीछे किसी कोर्ट में जाते हो, उस कोर्ट में धक्के खाने के बाद दूसरे कोर्ट में जाते हो, फिर वहाँ से ऑफिस, फिर से दूसरे दिन वही रूटीन,
तीसरे दिन वही रूटीन। तो ये जो रूटीन होता है ना चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है हमें, सीनियर को भी अच्छा लगता है, उनके पीछे 10-12 लोग होते हैं घूमने के लिए। पर डू यू थिंक कि सीनियर के पास इतना टाइम है वो आपको सिखा पाएगा इन सारी चीज़ों को? तो नहीं होता है उतना टाइम। दैट इज़ वाई एज अ इंटर्नशिप 2-3-4 साल चले जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब साल गुजर चुके हैं और आपको पता ही नहीं चला है कि कौन से स्टेज में क्या करना होता है। सीनियर से ही पूछना होता है। और पाँच दफ़ा क्या होता है, सीनियर आपको बस उतनी ही चीज़ें सिखाते हैं जो उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उस स्टेज के लिए। उसके अलावा जो भी करना है वो एक पर्सन को ही करना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ों को सिखाया नहीं जाता है। सो दैट इज दिस सिचुएशन। इसलिए क्या होता है, एज अ जूनियर आपने इन सारे तथ्यों को भी देखना होता है। उसके बाद में समझ के लीजिए आपने लॉ फर्म ज्वाइन किया होगा, बिग लॉ फर्म जिसे हम कहते हैं। हर सिटी में तो नहीं होता है ना लॉ फर्म, और हर बंदा सिटी से तो नहीं होता है, कोई विलेज से होता है, कोई तालुका तहसील मंडल लेवल से होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है, जिसका डिस्ट्रिक्ट इतना डेवलप भी नहीं होता, तो वहाँ पे बिग लॉ फर्म नहीं होते हैं। तो बिग लॉ फर्म का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल पर सीखने को मिलती है। जिसने उसके एडवांटेज है उसने डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि जो बिग लॉ फर्म है या तो वो मेट्रो सिटीज में है, और मेट्रो सिटीज तो हर कोई बंदा जा नहीं सकता क्योंकि उतना खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में भी हो, आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो यू विल बी डाउन ग्रेड देयर। ये भी एक पार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो कुछ भी अपग्रेडेशन होना चाहिए होता है वो नहीं हो पाता है। और बिग लॉ फर्म का क्या होता है, आपको हर एक टास्क असाइन किया जाता है। किसी को ड्राफ्टिंग दे दिया, किसी को लीगल रिसर्च दे दिया, किसी को बस कोर्ट में जाके तारीख लेकर आनी है, किसी को कुछ और दे दिया है टास्क। इन सारे तथ्यों को आपको लेकर चलना होता है। और क्या होता है, इन शॉर्ट, सबको अगर अलग अलग असाइन किए जाते हैं टास्क, तो उसमें आपको होल एंड सोल सीखने को नहीं मिलता है। जो आपके पास सीनियर के पास सीखने को मिल सकता था वो यहाँ पे नहीं है। सीनियर के पास लेकिन क्या हो जाता है, आपको हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी, हर बात आपको सिखानी पड़ेगी। सीनियर हर कोई चीज़ नहीं सिखाता है, उनके पीछे भागना ही पड़ेगा आपको 2-3 साल। अगर किस्मत अच्छी रहे तो आप सीख जाओगे, वरना 5-6 साल तो कहीं गए ही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। तो इसकी वजह से गुड सीनियर वाला ऑप्शन, बिग लॉ फर्म वाला ऑप्शन भी बाज़ दफ़ा नहीं काम में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सीनियर के पास इतनी सैलरी नहीं मिल सकती है, हमें स्टाइपेंड नहीं मिल सकता है, कभी कभी तो फ्री में काम करना होता है, लेकिन फिर भी सीखने को नहीं मिलता है। बिग लॉ फर्म में अच्छा पेमेंट वगैरह मिल जाता है, लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो, आपका एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ा सा इश्यू ही होता है उसमें। ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा लास्ट वाला ऑप्शन बचता है हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन। तो सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन क्या होता है फिर? सेल्फ स्टडी वाले ऑप्शन के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, तो सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन होता है, जिससे हम किताबों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, यूट्यूब से, इंटरनेट से सारे तथ्यों को संभाल पाएंगे, और उससे हम आसानी से सीख सकते हैं इन सारे तथ्यों। क्योंकि आज के टाइम तो इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है, सब कुछ तो अवेलेबल है फ्री में, तो क्यों हमने किसी के सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए, बिग लॉ फर्म को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक डाउटफुल होता है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ये जो सारे स्टेजेस है ना जो हम बता रहे हैं, केस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर पार्टीज टू द सूट, फ्रेमिंग ऑफ सूट, प्लीडर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, समन वाला पॉइंट, प्लीडिंग्स इन जनरल, प्लेन, रिटर्न स्टेटमेंट, appearance of parties, consequences of non-appearance, examination of parties by the court, admission denied, discovery inspection, production, impounding, returning of document, settlement of issue। ये जो सारे पॉइंट हैं, इसके अलावा आगे वाले पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करें, जिसे हम कहेंगे डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, समन टू द विटनेस, एडजमेंट, आर्ग्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एफिडेविट, जजमेंट, डिक्री, एग्जीक्यूशन, ये जो सारे सीक्वेंस है वो एक ही लाइन में नहीं है। तो ये जो सारे सीक्वेंस हम बुक से अगर सीखने की कोशिश करें ना, तो थोड़ा सा इश्यू होता है उसमें। क्या इश्यू हो सकता है वो? तो सीक्वेंस में नहीं है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ अगर हो जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलता है किस किस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज है, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन कब करना होता है, उसके बाद में हमें पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये जो इंजंक्शन सूट है वो क्या होता है, इंटरलोकेटर सूट क्या होता है। ये सारे पॉइंट नहीं पता चलते। व्हाई इट इज सो? अगर ये सिविल का एग्जांपल अगर हम छोड़ दें, क्रिमिनल के एग्जांपल ले, तो
अगर समझ के लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया होगा, अरेस्ट समझ के लीजिए, अगर हमें सीआरपीसी के बारे में बात करें तो अरेस्ट का पार्ट दिया गया है चैप्टर नंबर 5 में। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो हमें पता होता है उसे बेल मिलनी चाहिए, तो बेल तो ऑब्वियसली उसे चैप्टर नंबर 6 में मिलनी चाहिए, है ना, अगर सीक्वेंस में जाने की कोशिश करें। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो बेल वाला पॉइंट है ना आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 33 में, तो यहाँ तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है, एक सीक्वेंस में जा ही नहीं रहा है मैटर। अगर एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा है तो कैसे मुझे स्टेप के बारे में पता चलेगा पढ़ के? और सारा मटेरियल तो इंटरनेट पर है अवेलेबल, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है। कैसे पता चलेगा मुझे एक मैटर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक मैटर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दूसरा मैटर इस तरीके से बढ़ रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि कोर्ट में बैठने के बाद सारा इमेजिनेशन कैसे कर पाऊंगा मैं कि चार्जशीट के बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उससे पहले ये होगा, पुलिस ने एफआईआर नहीं की है तो मैं किसके पास जा सकता हूँ? एसपी के पास जा सकता हूँ, एसपी पे भी नहीं ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता हूँ। ये कैसे पता चलेगा मुझे एक सीक्वेंस में? कैसे पता चलेगा मुझे बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस किस तरीके से कोर्ट में लेकर जाने होते हैं, किस तरीके से वो फाइलिंग होती है, किस तरीके से उसे तैयार किया जाता है, किस तरीके से मुझे एक प्लेंट को रेडी करना है, किस तरीके से मुझे एक ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से मुझे कोर्ट फीस कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से मुझे वैल्यूएशन ऑफ सूट कैलकुलेट करना है। ये जो सारे पॉइंट है ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो अगर ये पता ही नहीं चलेगा तो मेरी जो लॉ फील्ड है वो तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। वाई इट इज सो? कितने टाइम में सीनियर के पीछे भाग सकता हूँ 5-10 हज़ार के लिए? कितना टाइम में बिग लॉ फर्म में फजीयत करा सकता हूँ? कितने टाइम में सेल्फ स्टडी करता रहूंगा? तो ये जो सारे सवाल है ना वो आपके सामने ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के सामने थे। तो उस वजह से क्या होता है, इन शॉर्ट ये जो सारे सवाल है मैं आपके सामने लिस्ट दे दूंगा इसके बाद कि कौन से सवाल आपको सीखने को मिल सकते हैं इस केस में, इस कोर्स में। तो ये जो सारे सवाल थे, कोई पर्सन वो सॉल्व नहीं कर पाया, ना उसे अच्छा सीनियर मिला है, ना बिग लॉ फर्म मिला है, सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं की होगी, तो एक स्टडी निकल कर आई है सामने। लास्ट ईयर जो फरवरी या फिर जनवरी 2022 में एक स्टडी निकल कर आई है। वो इंडियन वाला स्टडी नहीं है कि जिसको मैनिपुलेट कर लिया जाए, ये इंटरनेशनल स्टडी है। उसमें ये पता चला है कि जो यंग एडवोकेट है ना, जिनको ना अच्छा सीनियर मिला है, ना बिग लॉ फर्म मिला है, ना अच्छे से सेल्फ स्टडी होगी, वो क्या करने वाले हैं, आने वाले 4-5 सालों में ना वो 50 से 54% तक वो छोड़ देने वाले लॉ फील्ड को, किसी और फील्ड में चले जाने वाले। वाई इट इज सो? क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, 2-4 साल आपने स्पेंड किए होंगे, आपको ना इनकम हो रही है अच्छे से, ना आप अच्छे से क्लाइंट हैंडल कर पा रहे हो, तो कैसे आपका वो गाड़ी चलेगा सारा ना? अच्छा कोट पहन के, काला कोट पहन के फैमिली से बाहर निकलो, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि आप अच्छे से एडवोकेट बन चुके हो। बाज दफा तो हमें अच्छा लगता है कि भाई मैं एडवोकेट बन चुका हूँ। क्यों बनते हैं हम एडवोकेट? क्योंकि हमने कोई मूवी देखा होता है जिसमें कोई सनी देओल तारीख पर तारीख कर रहा होता है, बेंच बजा रहा होता है, कोई जय हिंद मूवी देखा होता है, किसी ने पिंक मूवी देखा होता है, किसी ने और मूवी देखा होता है, तो हमें लगता है कि हमारे हीरो की तरह हम भी किसी पर्सन को जस्टिस मिलाकर दिखाएंगे, न्याय दिलाकर दिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता नहीं है कदापि कि बस काला कोट पहन लो कोर्ट में चले जाओ, कभी भी नहीं होता है। तो जो हीरो को देख के हम कर रहे होते हैं, किसी पॉलिटिशियन को देखकर कर रहे होते हैं कि मुझे भी पॉलिटिशियन बनूंगा तो मुझे भी लॉ डिग्री चाहिए होती है, मुझे सोशल वर्क करना है तो मुझे भी लॉ डिग्री चाहिए, बस मुझे ऐसे ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लॉ डिग्री चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, मेडिकल में नहीं मिला, फार्मेसी में नहीं मिला, किसी और फील्ड में नहीं मिला, तो मैं लॉ डिग्री कर रहा हूँ। मुझे बीए के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीकॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं लॉ डिग्री कर रहा हूँ। इस तरीके से तो हमारी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है। कौन माइका लाल ऐसे आता है कि भाई ये खुद से बहुत बड़ा लग रहा होता है उसे कि आज लॉ फील्ड में आता होगा? बहुत कम मिलेंगे आपको, और जो भी मिलेंगे उनका फैमिली का बैकग्राउंड होगा, लेकिन जिनके पास नहीं हो फिर वो ऐसे छोड़ने वाले हैं लॉ फील्ड को। और कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉ डिग्री छोड़ दी है। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो सीनियर वाला ऑप्शन, बिग लॉ फर्म वाला ऑप्शन, सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। सेल्फ स्टडी कर करके कितना दिन कर लोगे अगर आपके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा? डिस्ट्रैक्शन काफी है, टिकटॉक है, दोस्त की शादी है, रिश्तेदारों की शादी है, और आपके दोस्त अलग से आकर पूछेंगे, आपके रिश्तेदार अलग से आकर पूछेंगे कि भाई इसकी उम्र 25 हो गई, 26 हो गई है, इसके साथी वाले इतने कमाने लग गए हैं, इनकी शादियां हो चुकी है, लॉ फील्ड में घुस के इससे तो कुछ आता ही नहीं, ना इसकी शादी हुई ना ये सेटल हुआ है। कैसे सेटल होगा है? कब सेटल होगा है? 4-5 साल लग जाएंगे इसे सेटल होने में। तो हाउ ही कैन मैनेज ऑल दिस थिंग?
तो दैट इज वाई यू डोंट हैव टू डू ऑल सच अ थिंग। आपको सैड होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सैड होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके सामने codepractice.com पेश कर रहा है बेसिक्स ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस को सीखने का एक अच्छा और नायाब तरीका, जिसको हम सिविल केसेस को, क्रिमिनल केसेस को अच्छे से ऑनलाइन ढंग से सीख पाएंगे, बिना एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड में उतरे हुए। हम घर बैठकर इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और इन सारी चीज़ों का हम लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी जर्नी जो कुछ भी स्टार्ट हुई थी, ये हमारी जर्नी 4 ईयर पहले स्टार्ट हुई थी और मेरा नाम है एडवोकेट मयूर। मैं आपका इस कोर्स में मेंटर और गाइड रहूँगा और इन सारे चीज़ों में, इन सारे कोर्स में हम आपको बेसिक्स ऑफ सिविल केसेस, बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल केसेस सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये सीखने के बाद इसके साथ साथ आपको जो कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज किसी पर्सन को पता होना चाहिए, ये भी हम एक साथ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट हम इस कोर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। अगर सिविल केस है तो केस फाइलिंग से लेकर इश्यू ऑफ समन से लेकर कौन सी पार्टीज होनी चाहिए, कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है, कितने प्लेंटिफ होते हैं, कितने डिफेंडेंट होते हैं, किस तरीके से केस को फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से हमें कोर्ट को केस फाइलिंग के लिए लेकर जाना होता है, किस तरीके से जुरिस्डिक्शन फाइंड आउट करना होता है, फंक्शन के बेस पर, मॉनिटरी रीजन के बेस पर हो जाएगा, या फिर समझ के लीजिए कोई प्लेस के बेस पर, टेरिटोरियल के बेस पर हो जाएगा, एरिया के बेस पर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ सूट कैसे कैलकुलेट होगा, कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट होगी, प्रॉपर पार्टी कौन होती है, नेसेसरी पार्टीज क्या होते हैं, मिस जॉइंडर क्या होता है, नॉन जॉइंडर क्या होता है, ये सारे पार्ट हम सीखेंगे धीरे धीरे। इश्यू ऑफ समन क्या हो सकता है, किस तरीके से समन भेजा जाता है, कि कितनी फीस होती है उसके लिए, कौन से कोर्ट से फाइल करना होता है, किस तरीके से फाइल भेजना होता है, सामने वाले पार्टी ने समन का जवाब किस तरीके से देना होता है, अगर दिया जवाब तो कितने दिनों में देना होता है, अगर नहीं दिया तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिटेनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, विटनेसेस को कैसे समन किया जाता है, कैसे उनको बुलाया जाता है, कैसे उनको सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, ये सारे सवाल जो होते हैं वो हमारे सामने इन शॉर्ट होते हैं। तो अगर ये सारे सवाल मेरे सामने हैं तो इन सारे सवालों को केस स्टार्ट होने से लेकर जजमेंट, डिग्री, एग्जीक्यूशन तक, उसके अलावा जो कुछ भी पॉइंट, समझ के लीजिए कोई पार्टी इन बिटवीन गुजर चुकी है, उसके लीगल हेयर को कैसे लेकर आना है, किसी पार्टी के पैसे खत्म हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए तो कैसे लेकर जाना है, किसी कोर्ट, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी आर्मी के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ, किसी ट्रस्ट के खिलाफ, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के खिलाफ, कोई फैमिली मेंबर के खिलाफ केस कैसे करे तो कैसे करे, या फिर वो अगर उनको करने हुए तो वो कैसे करेंगे, कमीशन क्या हो सकता है, पेमेंट इनटू कोर्ट क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम इन शॉर्ट देखने की कोशिश करने वाले हैं। अपील कैसे करनी होती है, अपील टू द ऑर्डर क्या होती है, अपील टू द डिग्री क्या हो सकता है, ये जो सारे पॉइंट है हम ये जो सारे केसेस में इस कोर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा सिविल के रिलेटेड। क्रिमिनल के रिलेटेड भी सेम हो सकता है। एफआईआर रजिस्टर्ड किस तरीके से होगी, वहां से लेकर किस तरीके से हर एक स्टेप को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई क्रिमिनल केस है, उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल क्या हो सकता है, उसके अलावा बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या हो सकता है, इनका क्राइटेरिया किस तरीके से हो जाएगा, एफआईआर कब रजिस्टर्ड होगी, नहीं होगी तो किस तरीके से कंप्लेंट करनी होगी, एनसीआर क्या होता है जिसे हम नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट कहते हैं, जीरो एफआईआर क्या हो सकती है, उसके अलावा किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पुलिस की पावर क्या हो सकती है, पंचनामा क्या हो सकता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड मैटर को आगे बढ़ाया जाता है, पोस्टमार्टम किस तरीके से किया जाता है, डीएनए का सैम्पलिंग क्या हो सकता है, किस तरीके से किया जाता है, साइंटिफिक एनालिसिस क्या होता है, उसके अलावा चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, चार्जशीट के स्टेज पर कौन से पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बेल का पॉइंट हो सकता है, बेले में बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोर्ट को किस तरीके से ढूंढना है, एडिशनल सेशन कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट हो सकता है, असिस्टेंट सेशन कोर्ट हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो सकता है,
चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो सकता है, असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो सकता है। ये जो सारे पार्ट है, उसके अलावा कोई समरी ट्रायल वाला पार्ट हो सकता है, उसके अलावा कोई वारंट ट्रायल वाला पार्ट हो सकता है, समन ट्रायल वाला पार्ट हो सकता है। इसके अलावा चार्जशीट के साथ साथ कौन से पॉइंट होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो सकता है, डिस्चार्ज वाला पॉइंट हो सकता है, ट्रायल वाला पॉइंट हो सकता है, एविडेंस वाला पॉइंट हो सकता है, उसके बाद में विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो सकता है, कंक्लूडिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वाला पॉइंट हो सकता है, उसके अलावा जजमेंट हो सकता है, उसके अलावा एग्जीक्यूशन हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, एक्विटल हो सकता है। तो ये जो सारे पार्ट है, उसके बाद में अपील हो सकता है। तो ये जो सारे पार्ट है ना, हम इन शॉर्ट इस केस में, इस कोर्स में आपको इन डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ देना वेना नहीं है, बस आपको ऑनलाइन हाजिर होना है। ऑनलाइन आपके टाइम के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले लॉग इन कीजिएगा, वेबसाइट पर आइएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आप आराम से उस कोर्स को हैंडल कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ ना अभी, तो एक छोटा सा क्राइटेरिया मैं आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, पहले तो आपको वेबसाइट को विजिट करना है। वेबसाइट को विजिट करने के बाद जो भी आपने कोर्स लिया होगा उस पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो कुछ भी एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाने के बाद आप वहाँ से कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आप क्विज हैंडल कर सकते हो, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आपके सूटेबिलिटी के अनुसार आप कभी भी जब भी चाहें आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं इस डेमो सेशन के रिलेटेड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ साथ आपको इस केस के रिलेटेड, इस कोर्स के रिलेटेड जो भी कोई क्वेरीज होंगे, जो भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे। ठीक है। ये जो सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके रिलेटेड अगर आपके और भी कोई सवाल निकल कर आते हैं तो आप हमारे सामने या फिर हमारे नंबर जो दिया गया होगा वेबसाइट पर, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।